हाय नाउ आई होप कि आपकी जो लास्ट वीडियो है वो आपको क्लियर हुई हो। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर, हम लोग ना स्लत्सकी के बारे में थोड़ी और बात करें। व्हाई? इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने बोला अभी तक हम लोगों ने स्लत्सकी की बात ही नहीं करी। अभी तक हमने क्या बोला? हमने बोला देयर इज अ पर्सन ए, ही वॉक्स इनटू अ शॉप। जब वो वॉक करता है वो शॉप के अंदर, तो वो देखता है कि जब पिछली बारी से जब वो आया था, अब इस बारी में प्राइस ऑफ गुड वन फॉल। जब प्राइस ऑफ गुड वन फॉल हो गया है, तो क्योंकि उसका गुड वन जो है वो नॉर्मल गुड है, इसलिए वो x1 की कंजम्पशन को बढ़ा देता है। अब इसके पीछे दिस इज द इंटायर प्राइस इफेक्ट। अब इस प्राइस इफेक्ट के पीछे दो इफेक्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम। अब कंज्यूमर नहीं वहां पे सोचने बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड वन जो है, लेट्स सपोज इनिशियली मेरी इनकम थी 100, पहले मेरा प्राइस ऑफ गुड वन था ₹10, अब मेरा प्राइस ऑफ गुड वन हो जाता है ₹8। तो अब कंज्यूमर नहीं बोलता है कि मेरा प्राइस ₹10 से ₹8 हुआ, इसकी वजह से मेरे पास जो x1 की कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम लेट्स से 100 टू 130। तो ये 130 में जो चेंज आया, चेंज इन x1 इज 30, तो वो ये बैठ के नहीं सोचेगा कि ये जो 30 है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिए कितना है और इनकम इफेक्ट लिए कितना है। ये वी गाइस एज इकोनॉमिस्ट वी वांट टू फिगर आउट। ऐसे ही दो इकोनॉमिस्ट थे, वन वाज हिक्स, द अदर वाज स्लत्सकी। उन दोनों में कॉमन चीजें क्या थी? उन दोनों ने ये बोला कि जो प्राइस इफेक्ट है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट। कैसे? क्योंकि अभी क्या हुआ, हालांकि मेरी इनकम कांस्टेंट है, बट मेरी जो परचेजिंग पावर है, रिलेटिव परचेजिंग पावर जो है, मेरी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई है। परचेजिंग पावर कैसे बढ़ गई है? क्योंकि जब प्राइस किसी गुड का फॉल होता है, P1 फॉल हो या P2 फॉल हो, तब क्या होता है, मैं सेम इनकम में, इन द सेम अमाउंट ऑफ इनकम, I can afford to buy more. Which means what? Which means कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। इसीलिए हमारे पास दो इफेक्ट्स हो रहे हैं। जो मेरा चेंज इन प्राइस की वजह से हो रहा है विद कांस्टेंट परचेजिंग पावर, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो मेरा चेंज इन परचेजिंग पावर की वजह से हो रहा है विद द कांस्टेंट प्राइस, उसको हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो दोनों ने अग्री करा कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट। लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सेपरेट आउट कैसे करें? हमें पता लग गया कि जो चेंज इन x1 है वो 30 है। हमें ये भी पता लग गया कि जो 30 है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से आया होगा। अब कैसे पता लगेगा कि इस 30 में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कितना चेंज है और इनकम इफेक्ट की वजह से कितना चेंज है? इस चीज को करने के लिए दोनों ने दूसरी चीज पे अग्री करा। वो था कि दोनों ने बोला कि हमारे को इस चीज को फिगर आउट करने के लिए परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नाउ हाउ डू यू कीप परचेजिंग पावर कांस्टेंट? इट्स नॉट इनकम, माइंड यू। इनकम कांस्टेंट रखना आसान है। आपने बोला ₹100 पहले थे, ₹100 अब है, इनकम आपने कांस्टेंट कर दी। परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करने का मतलब है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी को कांस्टेंट करा। अब अफोर्डेबिलिटी को कैसे कांस्टेंट करें? एवरीबडी हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, एवरीबडी कैन थिंक डिफरेंट। तो इस केस में हिक्स और स्लत्सकी का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट था। हिक्स ने बोला कि परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करने का मतलब है हमने वेलफेयर को कांस्टेंट करने का मतलब है हमने यूटिलिटी को कांस्टेंट करा। यूटिलिटी को कांस्टेंट करने का मतलब है हमने आईसी को फिक्स करा। स्लत्सकी ने बोला कि मेरी जो परचेजिंग पावर है दैट इज डिफाइंड बाय अ बंडल दैट आई एम बाइंग। जो मैं बंडल खरीद रही हूँ उससे मेरी परचेजिंग पावर डिफाइन होती है। तो अगर मैं उसी बंडल को जस्ट अफोर्डेबल कर दूंगी, मतलब अगर मैं उसी बंडल को खरीद पाऊं सिर्फ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो अगर मैं पहले बंडल खरीद रही थी 10,5, तो अभी मैं उसी बंडल को खरीद पा रही हूँ 10,5, तो मतलब मेरी परचेजिंग पावर कांस्टेंट। यू अंडरस्टैंड? हिक्स ने बोला, दोनों ने अग्री करा कि हमारे पास परचेजिंग पावर जो होती है वो हमें कांस्टेंट करनी है, दिस वन। और हमारा जो प्राइस इफेक्ट होता है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। हमें इन दोनों इफेक्ट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, जैसे 30 रुपी चेंज में, इस 30 यूनिट चेंज में इस इफेक्ट को सेपरेट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करने का तरीका क्या है? हिक्स ने बोला कि परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करना मतलब वेलफेयर को कांस्टेंट करना। वेलफेयर को कांस्टेंट करने का मतलब है यूटिलिटी को कांस्टेंट करना। यूटिलिटी कहाँ कांस्टेंट होती है? सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। स्लत्सकी ने बोला कि जो मेरा बंडल मैं खरीद रही थी पहले, अगर मैं अभी भी सिर्फ वही बंडल खरीद पा रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, सिर्फ वही बंडल खरीद पा रही हूँ, मतलब my that same bundle is again just affordable, then my purchasing power is
constant. Then my purchasing power is constant, right? Then my purchasing power is constant. That's what Slutsky said. तो इसीलिए हमारे पास दोनों के दोनों जो हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा प्राइस चेंज होता है फर्स्ट स्टेप. जब प्राइस चेंज होता है तो मेरा P1 में चेंज आता है या P2 में चेंज आता है, बट लेट्स से P1 में चेंज आया तो P2 कांस्टेंट हुआ और इनकम कांस्टेंट हुई. उसकी वजह से मेरे पास जो आया वो था प्राइस इफेक्ट. लेट्स लुक एट द बजट लाइंस. सो इनिशियली अगर मैं AB पे थी और मेरा प्राइस फॉल हुआ तो मैं AB से कहाँ मूव कर गई, AB1 पे. अब AB1 पे जब मैं मूव कर गई तो क्या हुआ, AB और AB1 के बीच में फर्क क्या है. AB1 has original price P1, original price P2, original income M. AB1 has new price P1 dash, same P2, same M. But even with the same M, you see उसकी affordability बढ़ गई. Look at the entire affordability increase here. एक तो इस प्राइस लाइन पे, इस लाइन पे रेशो कम है, डिफरेंट है, substitution effect. दूसरा, look at this entire set of extra affordability. Do you see where my pen is moving? This entire set of extra affordability. So, what is the difference between AB and AB1? The difference between AB and AB1 क्या है? The difference between AB and AB1 is I have a different price ratio, which I can see AB और AB1 में. दूसरा, I have different affordability. I have higher affordability, है ना, which I can see with the extra amount of line. इस affordability को कम करने के लिए, इस affordability को match करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक नई line draw करती हूँ. We call this line CD. It's a standard notation. We call this line CD. अब आप CD पे notice करो, CD पे क्या है? This line CD is parallel to AB1, which means when I do the line CD, which is in the middle, my P is P1 dash. If this is also P1 dash and this is also P1 dash and this is P2, so anyways is constant, that means these two lines are parallel. The gap between these two lines, the gap between these two lines, the gap between these two lines is income effect. The gap between these two lines is income effect. इस CD line पे हम कोई hypothetical M dash लेते हैं जो हम calculate करेंगे बाद में. कैसे करेंगे वो हम देखेंगे. बट इन दोनों लाइन के बीच में क्या है, सिर्फ हमारा रेशियो कांस्टेंट है, इनकम अलग है, तो इसके अंदर क्या है, इनकम इफेक्ट. इन दोनों लाइंस के बीच में क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में इफ यू सी हमारी अफोर्डेबिलिटी शायद चेंज नहीं हुई. क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर अगर ये एरिया अफोर्डेबल है तो इसके अंदर ये एरिया अफोर्डेबल होगा, which means that the difference between AB and CD is the price effect, no, is the substitution effect. Okay, so the movement from AB to AB1 is price effect. The movement from AB to CD is substitution effect. The movement from CD to AB1 is income effect. When you add these two up, you get price effect. Now the challenge is to figure out CD draw कहाँ पे करनी है. CD यहाँ पे है, CD इसके थोड़ा सा आउटवर्ड है, थोड़ा सा इनवर्ड है, कहाँ पे है. हमें ये तो पता है कि CD AB1 के पैरेलल है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है ये तो हमें नहीं पता लगा ना. ये पता लगाने के लिए हमें करना पड़ता है कि हम स्लट्सकी कर रहे हैं कि हम हिक्स कर रहे हैं, क्योंकि CD की जो प्लेसमेंट है वो डिफाइन होती है उनकी डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ परचेजिंग पावर से. CD की जो पोजीशन है वो डिफाइन होती है इस चीज से कि वो स्लट्सकी है कि हिक्स है, क्योंकि स्लट्सकी या हिक्स डिफाइन करते हैं कि हम परचेजिंग पावर को कांस्टेंट कैसे करेंगे. ऑलराइट, डू वी अंडरस्टैंड? ठीक है, लेट मी जस्ट से इट फ्रॉम वन मोर पर्सपेक्टिव. मैं इनिशियली थी A B पे. प्राइस ऑफ गुड वन rises. I move from AB to AB1. AB to AB1, this movement is price effect. To balance it, मैं क्या करूंगी, मैं एक और लाइन बनाऊंगी CD. Now CD has to always be parallel to AB1. वो पास कहाँ से करेगी, वो डिफाइन होगा स्लट्सकी है कि हिक्स है. So I hope this makes sense. I have just touched upon Slutsky one more time in a very simpler manner. जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि स्लट्सकी ने परचेजिंग पावर को कौन से कैसे कांस्टेंट किया. फिर उसके बाद जब हम हिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि हिक्स ने परचेजिंग पावर को कांस्टेंट कैसे किया. लेकिन अभी आपको क्लैरिटी आनी क्या जरूरी है कि इनकम कांस्टेंट डज नॉट मीन परचेजिंग पावर कांस्टेंट. नंबर वन, आई राइट इट डाउन आल्सो फॉर यू. कांस्टेंट इनकम डज नॉट इम्प्लाई परचेजिंग पावर कांस्टेंट. टू, परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करने के लिए हमें अफोर्डेबिलिटी को कांस्टेंट करना है, और ये हिक्स की और स्लट्सकी की अलग अलग. 3, price effect is a combination of substitution effect and income effect. To figure out income effect, we need to have a line which is parallel because there should be no price difference. Price difference नहीं होगा, parallel होनी चाहिए, and has a gap
which is this gap. This gap will always be income effect. This gap will be substitution effect. The total is price effect. But to figure out the exact amount of substitution effect का exact amount पता करने के लिए we need to know exactly CD कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ. वो define कैसे होता है? वो define होता है कि हम Hicks कर रहे हैं या Slutsky कर रहे हैं उसके ऊपर. तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम सबसे पहले Slutsky के करेंगे. Once Slutsky is absolutely clear in our heads तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे Hicks के भी साथ साथ हर एक वीडियो में. So Cobb Douglas में we will do for few Slutsky then 1-2 Hicks. Again so on and so forth ताकि हमारे को साथ साथ क्लैरिटी मिलती रहे कि किस चीज में क्या है. Alright, so next वीडियो के अंदर I'm going to talk about some of the numericals and the science behind Slutsky numericals. Alright, thank you.